देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, जैसे सीमन इजैकुलेट होता है सर्विक्स के माउथ पर, तो स्पर्म में जब इजैकुलेट होता है तो उसके पास मोटिलिटी नहीं होती, उसके पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो उससे पहले कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के। उसमें क्या होता है कि जो इसकी मेम्ब्रेन है स्पर्म की, यहाँ पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिमूव किया जाता है और रिमूव करने से क्या होता है कि अब ये जो प्रॉपर्टी है फर्टिलाइजेशन की उसको ये गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब तक, इनमें जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे कि ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को गेन कर सके उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन हमारा सबसे पहला एक स्टेप है जिसमें कि जैसे ही स्पर्म इजैकुलेट होते हैं उसको फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के लिए गेन किया जाता है या उनकी फर्टिलाइजिंग कैविटी को बनाया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन पर आते हैं स्पर्म। तो स्पर्म यहाँ पर जो स्पर्म की मूवमेंट है सर्विक्स से लेके फैलोपियन ट्यूब तक, वो कौन फैसिलिटेट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, जो कि सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है जनरली मेनली, तो वो यूट्रस की वाल है या फैलोपियन ट्यूब की वाल है, उसमें रिवर्स पेरिस्टेल्सिस करता है, यानी उसमें मूवमेंट करता है जिससे कि स्पर्म ऊपर की तरफ जाए, और जो सर्विक्स है उसको रिसेप्टिव बनाता है कि वो स्पर्म के साथ इंटरेक्शन कर सके। तो दो मेनली फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कि ये फैसिलिटेट करता है, एक तो मूवमेंट को रिवर्स पेरिस्टेल्सिस क्रिएट करके, और दूसरा जो सर्विक्स है उसको रिसेप्टिव बनाता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्म हमारी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टेल रीजन है, टेल रीजन भी यहाँ पर मूवमेंट करती है, टेल मूव करती है जिसकी वजह से स्पर्म ऊपर की तरफ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में देखिए हमारे जो सीमन है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म है। अगर हम बात करें तो एवरेज स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है वो एक कोपुलेशन में जनरली होता है 2 to 6 ml। 2 to 6 ml इजैकुलेट होता है एक कोपुलेशन में। और इसमें अगर हम पर ml देखें तो पर ml जनरली 50 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक यहाँ पर स्पर्म होते हैं पर ml। ठीक है, तो ये स्पर्म सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन साइट है एम्पुला, उसमें जनरली 1000 के अराउंड पहुंचते हैं। देखिए हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक स्पर्म और एक ओवम के बीच में होता है, लेकिन वहाँ पर यानी जो फर्टिलाइजेशन साइट तक है वो अराउंड 1000 स्पर्म वहाँ पर पहुँचेंगे। और इनका एडवांटेज क्या है इतना पहुँचना? जब एक फर्टिलाइजेशन करेगा तो 1000 क्यों जाते हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद ये जब ये सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जो सबसे आउटर साइड में लेयर है इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है आपस में एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कनेक्ट होती है जिसमें एक हाइयालुरोनिक एसिड है जो इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर ये स्पर्म पहुँचने के बाद हाइयालुरोनिडेज रिलीज करते हैं, और ये हाइयालुरोनिडेज एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है उसको ये ब्रेक करता है, जिससे कि स्पर्म जोना पेलुसिडा की तरफ जाता है। और जोना पेलुसिडा में यहाँ पर जो सबसे पहले ये कांटेक्ट करेगा तो जोना पेलुसिडा पहले रिकॉग्नाइज करेगी कि ये मेरी स्पीसीज का स्पर्म है, ये अदर है। तो इसके पास रिसेप्टर होते हैं, किसके पास? या स्ट्रक्चर होती है JP1, JP2, ZP3। ये रिसेप्टर है जोना पेलुसिडा में। ये रिसेप्टर पहले जो आपकी यहाँ पर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होगी जिसके साथ इंटरेक्शन करेंगे।
अगर इंटरेक्शन JP3 इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तभी इनका आपस में अटैचमेंट होता है या कॉम्बिनेशन होता है। अगर दूसरी स्पीसीज का है तो JP3 उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो वो जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांटेक्ट में आने के बाद स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने के बाद इसका जो यहाँ पर एक्रोसोम है वो एक्रोसोम यहाँ पर एंजाइम रिलीज कर देता है, और ये एंजाइम यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, अब जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हैं। तो इसमें जो हमारी है एक्रोसोमल रिएक्शन, भाई सबसे पहले तो रिलीज ऑफ हायालुरोनिडेज हुआ, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब है कि जो स्पर्म के हेड पर एक्रोसोम है वो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को जोना पेलुसिडा के साथ इंटरेक्शन करने के बाद उसको रिलीज कर देगा, उसे हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। और इसमें जो मेन एंजाइम होता है एक्रोसिन, अब वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है और ब्रेक करके अंदर की तरफ बढ़ता है। तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, फिर ये अंदर की तरफ बढ़ने के बाद ये कहाँ पर चला जाएगा, पेरीविटेलाइन स्पेस में, और पेरीविटेलाइन स्पेस से फिर ये टच करेगा किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ये टच करेगा। तो सबसे पहले हुआ रिलीज ऑफ हायालुरोनिडेज, जिसने कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में जो सीमेंटिक मटेरियल है हायालुरोनिक एसिड उसको ब्रेक किया। फिर जो स्पर्म के मेम्ब्रेन है उसने JP3 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया, किसके, जोना पेलुसिडा के, और इनके बीच में इंटरेक्शन होने से जो एक्रोसोम का कंटेंट है वो रिलीज हो गया, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। और उस कंटेंट में जो आपका एक्रोसिन एंजाइम है वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके पेरीविटेलाइन स्पेस में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो किसके कांटेक्ट में आएगा, एग मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पर जब वो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है ना, तो यहाँ पर जो एग है उसका डीपोलराइजेशन हो जाता है। जो जैसे ही स्पर्म यहाँ पर एग मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करेगा तो इस कांटेक्ट से एक चेंज होता है कि उसका डीपोलराइजेशन हो जाता है, और डीपोलराइजेशन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और ड्यूरिंग दिस टाइम कोई भी अगर दूसरा स्पर्म एंटर कर रहा है तो वो इसके साथ फ्यूज नहीं कर सकता। इसे हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी जो सबसे पहला स्पर्म एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया उसने एक चेंज किया, उसने एग मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन किया। डीपोलराइजेशन होने से जो अदर स्पर्म कंपटीशन में होंगे इसको अंदर जाने के लिए वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे, और इसको इसलिए हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसके बाद ये यहाँ पर एग मेम्ब्रेन के साथ जब कांटेक्ट हुआ तो इसमें यहाँ पर अब दो सिग्नल ये इंड्यूस करता है, यानी जैसे ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया अब दो सिग्नल ये देता है, जिसमें एक सिग्नल होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर वो कैल्शियम रिलीज करती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और कैल्शियम इंड्यूस होने से अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है। इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं या एंजाइम्स हम कह सकते हैं। तो ये वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर बढ़ा ना, ये कैल्शियम क्या करेगा, इन वेसिकल्स को बाहर की तरफ ले जाएगा और एग मेम्ब्रेन के साथ ये कैल्शियम इनको फ्यूज़न करवाएगा। तो फ्यूज़ करके यहाँ पर जितना भी इनके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं वो इस पेरीविटेलाइन स्पेस में ये रिलीज़ कर देंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस में रिलीज़ कर देंगे। अब यहाँ पर जो ये कैल्शियम है इसका दूसरा फंक्शन है कि यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है, बेसिकली जो आपका सेकेंडरी oocyte है उसमें जो मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड है उसको ये अब रिज्यूम कर देगा, यानी कैल्शियम की वजह से जो अरेस्टेड है सेकेंड मियोटिक डिवीजन उसको ये इनिशिएट कर देगा, और यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड होके दो सेल बना देगा, एक ऊटर्ड और एक सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ पर आ जाएगी, पेरीविटेलाइन स्पेस में, और ये बाद में डीजनरेट हो जाएगी। और अब जो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची ये हमारा ऊटिड है, यानी अब जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ना इसको हम टर्म देते हैं प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में स्पर्म जब आया तो उसने दो चीज़ें की, कैल्शियम अंदर बढ़ा,
कैल्शियम अंदर बढ़ने से कैल्शियम ने वेसिकल को फ्यूज़ करवाया और फ्यूज़ करवा के इसका जो भी कंटेंट है उसको पेरिविटालाइन स्पेस में रिलीज करवाया। कैल्शियम का दूसरा फंक्शन है कि जो अरेस्टेड मियोसिस डिवीजन था मेटाफेज सेकंड में, उसको ये रिज्यूम कर देता है और रिज्यूम करने से यहाँ पर दो सेल बन जाती है, एक सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा ऊटिड। ठीक है, यहाँ पर जो ये रिलीज हुआ है कंटेंट वेसिकल का, ये कंटेंट क्या करता है कि बाहर की तरफ एक लेयर बना देता है, लेयर। इस लेयर को बनना या ये पूरा प्रोसेस होना है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन और इसे हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्योंकि ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो इसका भी पर्पस क्या है कि जो वेसिकल का कंटेंट बाहर आया ना, अब ये दूसरे जो स्पर्म आ रहे होंगे उसको फ्यूजन से रोकता है, यानी इसको हम बोलते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। और ये पूरी रिएक्शन हमारी कौन सी है? कॉर्टिकल रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पर जो भी इसका कंटेंट आया ये इसके जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा और जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने के बाद ये ग्रेन्यूल्स के पास जो एंजाइम है, यहाँ पर जो JP3 रिसेप्टर है इसके, उसको ये ब्रेक कर देगा। यानी जो हमारा कॉर्टिकल रिएक्शन से जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स बाहर आए, एंजाइम बाहर आए, अब वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर देंगे और उसके पास जो रिसेप्टर है उसको भी ब्रेक कर देंगे, जिससे इसको हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। इस पार्टिकुलर इवेंट को, कौन सा इवेंट? कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो जोना पेलुसिडा के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको ब्रेक कर देंगे, इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलरली जोना रिएक्शन। इसके बाद ये अंदर चला जाएगा स्पर्म और इसका हेड और नेक पार्ट अंदर जाएगा, तो इसके हेड के पार्ट जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ऊटिड के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और फ्यूज़ होके जायगोट बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट स्टेप है किसमें? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि जब स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो स्पर्म के साथ एक प्रोटीन होती है यहाँ पर, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं फर्टिलिन। और यहाँ पर एग मेम्ब्रेन के पास जो प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं इंटेग्रिन। यानी इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है एग मेम्ब्रेन में। जब वो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो इसके पास स्पर्म के साथ फर्टिलिन प्रोटीन है उसकी मेम्ब्रेन में, वो एग मेम्ब्रेन के साथ इंटेग्रिन के साथ जुड़ जाती है, तभी इनके बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन का है। थैंक यू।